नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेसलेस ग्राफी में। मैं हूं प्रकृति। अगर मेरी आवाज़ आपसे कनेक्ट हो रही है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहानी कहने जा रहे हैं। जब भी देश की राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो एक नाम सबसे पहले दर्ज होगा, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, बल्कि आज़ादी की लड़ाई का एक चेहरा था। ये एक ऐसी संस्था थी जिसमें गांधी से लेकर नेहरू तक और सरदार पटेल से लेकर इंदिरा गांधी तक, इन सभी नेताओं ने देश को एक दिशा दी और हमें एक नेतृत्व भी दिया। लेकिन वक्त के साथ आज जब हम 2025 में आ पहुंचे हैं तो ये वही कांग्रेस पार्टी आज जो है नहीं रही है। आज ये सवालों के घेरे में है, जिसने सत्ता की ऊंचाई भी देखी है और अब ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कांग्रेस पार्टी क्या थी, क्या इसकी लेगेसी थी, कितनी बड़ी पार्टी थी, स्वतंत्रता में क्या भूमिका थी, है ना। सवाल अब ये भी है कि आज 2025 में ये पार्टी क्या बन गई है और क्या इसमें अब वो क्षमता बची है जो कभी इसे देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी बनाती थी। इन सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे। शुरू करते हैं इसकी स्थापना से। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कभी किसी ने उस समय सोचा नहीं होगा कि यही संगठन आगे चलकर भारत को आज़ादी दिलाने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, सबसे बड़ा आंदोलन बन जाएगी। 1885 में जब इसकी स्थापना हुई तो किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका होगी इसकी। और इसके जो संस्थापक रहे हैं ए.ओ. ह्यूम, जब उन्होंने ये पार्टी शुरू की थी तब ये पार्टी कोई राजनीतिक महत्व या फिर स्वतंत्रता आंदोलन के नज़रिए से नहीं बनी थी, बल्कि ये पार्टी उस समय केवल भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में एक संवाद मंच थी, केवल एक जरिया था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में संवाद कंटिन्यू रहे इसके लिए। लेकिन समय के साथ ये जो जरिया है संवाद का, ये आज़ादी की लड़ाई की सबसे प्रखर आवाज़ बन गई। और वो जो ट्रांजिशन है एक मंच, संवाद का एक मंच से लेकर के आज़ादी की लड़ाई की प्रखर आवाज़ बनने तक की पूरी यात्रा भी बहुत ही दिलचस्प रही। और जैसे हमने बात की कि कांग्रेस पार्टी बहुत, इसकी लेगेसी जो है वो बहुत रिच रही है। इसने बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं से लेकर महात्मा गांधी जैसे नेता, और युग पुरुष कह सकते हैं आप महात्मा गांधी को, वो भी इस पार्टी से जुड़े रहे, लगातार अपनी भूमिका जो है इस पार्टी में वो अपनी भूमिका निभाते रहे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक जैसे नेताओं ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। ऐसे ऐसे नेताओं को इस पार्टी ने जन्म दिया जिनकी आवाज़ पूरे भारत में गूंजती थी। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका सिर्फ एक नेतृत्व तक सीमित नहीं थी, ये देश के हर कोने में फैले जन आंदोलन की रीढ़ थी, और ये बात हम सब जानते हैं। और गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी की जो धड़कन थी वो कांग्रेस पार्टी ही थी। और जब आज़ादी की लड़ाई ख़त्म हुई, भारत में सरकार बनी, स्वतंत्र सरकार बनी और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी विकास की अवधारणा को साकार करके दिखाया। इंदिरा गांधी का जब कार्यकाल आया तो उनके नेतृत्व में पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 की निर्णायक जीत दर्ज की, 1971 में जोरदार जीत हासिल की इंदिरा गांधी ने। लेकिन इसी के बाद जब उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया तो इमरजेंसी के फैसले से पार्टी की छवि को बहुत आघात पहुंचा, और कह सकते कि यहीं से एक पतन हमें देखने को मिलता है। एक छोटा सा उभार आया ज़रूर राजीव गांधी के कार्यकाल में। उन्होंने भारत को टेक्नोलॉजी और आधुनिक जो भारत है उसकी नींव रखी है। लेकिन हम सब जानते हैं असामयिक निधन हो गया उनका,
और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर अस्थिरता बनी हुई है जो आज तक है। अब हम सीधे बात करेंगे 1991 में, और हम सब जानते हैं ये वही दौर है जब एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है। हालांकि आर्थिक संकट से हमारा देश गुजर रहा था और इसी समय एक महत्वपूर्ण फैसला एलपीजी रिफॉर्म्स का हम लेते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का दौर आता है। इस समय जब गंभीर आर्थिक संकट से हमारा देश जूझ रहा था, तब कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इन दोनों ने मिलकर एक ऐतिहासिक शुरुआत की, उदारीकरण की। और यही दौर था जब कांग्रेस ने समाजवादी ढांचे के साथ साथ पूंजीवादी नीति को भी अपनाना शुरू किया। तो समय की मांग थी पूंजीवाद की, और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदला, समाजवादी ढांचे से हटकर थोड़ा पूंजीवाद की तरफ वो गए। लेकिन इस आर्थिक शिफ्ट हम कह सकते हैं, या अपनी पार्टी की विचारधारा में ये जो शिफ्ट उन्होंने लाया, इसके बावजूद भी कांग्रेस अपने राजनीतिक आधार को धीरे धीरे खोती ही चली गई। अब सीधे 2004 और 2009 की बात करते हैं, और इस टाइम पे यूपीए सरकार बनी और कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की और प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। और हम सब जानते हैं ये पूरा जो कार्यकाल है एक डमी पीएम भी आप कह सकते हैं, जब हम साफ तौर पर देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो मनमोहन सिंह है, लेकिन जो रियल में सत्ता में है वो कांग्रेस पार्टी थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही अप्रत्यक्ष तौर पर पूरे देश की सरकार को चला रहे थे। लेकिन एक ज़बरदस्त मोड़ आ जाता है 2014 में, और ये वही कार्यकाल है जहां से साफ तौर पर हमें कांग्रेस पार्टी का पतन देखने को मिलता है। 2014 के बाद बीजेपी के उभार ने कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति में बिल्कुल पीछे धकेल दिया। सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी पार्टी की कमान तो संभालते रहे, लेकिन लगातार चुनावी हार उनकी हुई, और जिससे पार्टी जो है लड़खड़ा गई, संकट में आ गई। अब हम सीधे अगर 2025 वर्तमान की बात करें तो अभी कांग्रेस की स्थिति कई राज्यों में सीमित हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 52 सीटें मिली थी और एक बार फिर वो विपक्ष में बैठी। लेकिन इस बार हमें थोड़ा सा उभार देखने को मिलता है, और इसका कारण हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जैसी एक जो विस्तारवादी नीति अपनाई, जहां पे उन्होंने पूरे देश की पद यात्रा की, लोगों को पुनः समझने का प्रयास किया, और एक युवा राजनेता के तौर पर फिर से उन्होंने कोशिश की है, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो जो है विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभी वर्तमान में मौजूद हैं। और एक उम्मीद भी झलक रही है कांग्रेस के उभार की। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता पार्टी के अध्यक्ष हैं और लगातार पार्टी के पुनर्गठन की कोशिश वो कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में स्थिति पहले कैसी थी और अभी कैसी है। क्या ये पार्टी का अस्तित्व बिहार में बचा भी है या नहीं। तो बिहार की बात करें तो कांग्रेस कभी यानी बहुत पहले यहाँ एक मजबूत पार्टी के तौर पर थी, ताकत के तौर पर थी। यहाँ के लोगों में उसको ले कर के एक जनाधार था। बट अब 1990 के दशक में मंडल आंदोलन और सामाजिक न्याय की जब राजनीति का उभार हुआ, यानी कि ये वही काल है जब आरजेडी और जेडीयू जैसे जो पार्टी है उनका उभार होता है, समाजवादी सोच वाली सरकार आती है, तो वहीं से कांग्रेस पार्टी जो है वो पीछे छूट गई है और अभी वर्तमान में वो केवल महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ती है। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, उसमें 70 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा और विडंबना ये रही कि केवल 19 सीटें ही वो जीत पाई, यानी 70 में से केवल 19 सीटें जीत पाई। और अभी वर्तमान में जब अक्टूबर नवंबर में 2025 में बिहार विधानसभा होने वाले हैं, तो पार्टी का जो मुद्दा है वो अब बेरोजगारी के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए नौकरी दो या सत्ता छोड़ो ऐसे नारों का प्रयोग कर रही है और सरकार पर लगातार हमला कर रही है।
मार्च 2025 की बात करें तो राजेश कुमार को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और शकील अहमद खान विधानमंडल में कांग्रेस के नेता भी हैं। और जो गठबंधन जिसका हिस्सा कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है और अन्य विपक्षी पार्टियां भी हैं, इसमें साफ तौर पर जो है कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को भावी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है और जो सीट शेयरिंग की रणनीति है उसके तहत बिल्कुल स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा चुका है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अभी हमने देखा कि जो माई बहन सम्मान योजना के तहत उसने 2,500 रुपये मासिक जो है पैसे देने का वादा किया है। हम सभी जान रहे हैं और चुनाव से पहले ऐसी घोषणाएं वोट बैंक को साधने की एक कोशिश भर है और विपक्षी दल इसे लगातार दिखावा बता रहे हैं। चिराग पासवान जैसे नेता, संतोष सुमन जैसे नेता कांग्रेस पर राजनीतिक स्टंट करने का भी आरोप लगा रहे हैं। आज अब वर्तमान में कांग्रेस पार्टी कैसे मोड़ पर खड़ी है, जब उसे ऐतिहासिक विरासत को तो संभाले रखना ही है, पर वर्तमान में भी अपने आप को मजबूती से चुनावी मैदान में उतारना भी है, वर्तमान की चुनौती से लड़ना भी है उसे। बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं वो एक चुनाव नहीं है उसके लिए, बल्कि अगर चाहे कांग्रेस पार्टी तो उसके पुनर्जन्म की संभावना भी इसमें छुपी हुई है। अगर पार्टी यहाँ मजबूत वापसी करती है तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नया आत्मविश्वास लाने वाला ये क्षण बन सकता है और अगर वो जनता का भरोसा भी जीतती है तो ये एक उसकी पुनः वापसी होगी, घर वापसी होगी। लेकिन अगर उसे जनता का भरोसा नहीं मिला इस बार और इस बार भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो ये तय है कि बिहार की राजनीति में कम से कम वो हाशिए पर चली जाएगी और जो पुनर्मंथन का मौका इस बार उसे मिला है वो भी उसे खो देगी। तो ये थी पूरी कहानी मेरी ज़ुबानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कभी आज़ादी की लड़ाई की धड़कन थी वो आज आत्ममंथन की स्थिति तक पहुंच चुकी है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया है कि क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में वापस लौटेगी, जैसे मैंने पहले बताया, अब सवाल जनता के भरोसा का भी है और जो अपनी लेगेसी उसने बनाई थी, जो गौरव और जो आत्मविश्वास हम महसूस करते थे कांग्रेस पार्टी का नाम सुनते ही, क्या वो फिर से जनता के अंदर उतना विश्वास जीत पाएगी, ये देखना पड़ेगा हमें। 2025 में ये कहानी अपने नए मोड़ पर खड़ी है और जवाब आने वाला वक्त जो है वो देगा। आने वाले चुनाव में हमें सारी पार्टी की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और बहुत उम्मीद कांग्रेस पार्टी से भी हम लगा रहे हैं। भले ही वो महागठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ रही है, पर सीटें ये तय करेंगी कि किन क्षेत्रों में वो अपना भरोसा जो है जीत पाई, जनता का भरोसा जीत पाई। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि किस टॉपिक पर आप मुझसे जानकारी चाहते हैं। और हाँ, अगर आप एक सीरियस व्यूअर हैं जो समझना चाहता है, ना केवल डिबेट देखना, तो ये चैनल आपके लिए है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फेसलेस ग्राफी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।